चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी क्लास 9 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है संसाधन के रूप में लोगों के बारे में हम देखेंगे। तो अवलोकन के हिसाब से पहले देखें तो अवलोकन देखें इस चैप्टर की तो संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में और व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो उसी जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है और वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। इस पुस्तक के परिचय देखें तो संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश की कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है और यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू भी है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा किया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंचने से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय देखते हैं। और जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानवीय पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति है देश की उत्पादक शक्तियों में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश जैसे शिक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा ही निवेश किया जाता है। तो मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है और अधिक शिक्षित या प्रशिक्षित लोगों को उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। उसके बाद जैसे एक योजना आयोग के हिसाब से एक स्रोत है, जैसे भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति का एक आश्चर्यजनक उदाहरण की भांति भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। उसके बाद जैसे देखते हैं और आगे तो उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और न अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचाया जाता है जो स्वस्थ प्रत्यक्ष रूप से जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते और अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है और लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही है एक विशाल जनसंख्या देश के लिए यह दायित्व ही हो और मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में प्रौद्योगिकी और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षित उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि संसाधनों द्वारा व्यय द्वारा होता है। और निम्नलिखित दो उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि शकल की कहानी के हिसाब से दो मित्र विशाल और शकल एक ही गांव मालपुर में रहते हैं और शकल की आयु 12 वर्ष की थी और उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे और शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन शीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उससे कोई नौकरी नहीं मिलती थी और बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे और वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने पर जोर दिया गया कि लिखवा लो और जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया और उच्चतर माध्यम की परीक्षा पास कर ली और उसके पिता ने उससे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया और उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन करने के लिए कर्ज लिया और
सकल प्रभाव प्रतिभाशाली था और प्रारंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया और कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसके बाद उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया और इस सॉफ्टवेयर में फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे प्रोन्नति दी। उसके बाद अगला एक और कहानी है कि विशाल की कहानी के हिसाब से हम समझते हैं। विशाल 11 वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गाँव में रहता था। विशाल के पिता महेश एक मछुआरे थे और विशाल केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पालन पोषण करती थी। वह जमींदार के तालाब में मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेच देती। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी और विशाल गठिया का रोगी बन गया था और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाते और वह स्कूल भी नहीं जा सकता था और उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में भी अपनी माँ की मदद नहीं करता था तथा अपने छोटे भाई बहनों की भी देखभाल नहीं करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विशाल भी उसी गाँव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ और अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। और उसके बाद फिर इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विशाल स्कूल नहीं गया और वह सकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ भी था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं थी। विशाल गठिया का रोगी था और उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन भी नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी और सकल को इस प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई थी। विशाल वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी और अपनी माँ की तरह ही परिवार को पालने पोषने के लिए उसकी आय बहुत कम होती थी। और सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। उससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुछ उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है और इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विशाल को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी और वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता। इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही कुशल श्रमिक का वेतन पाता रहा। और मानव संसाधन में जैसे शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है और एक बच्चा भी उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाता है और जबकि एक बच्चा भी जिसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाता है और भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जा सकता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होगा। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहे होंगे। इसी प्रकार वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा व अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है और इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा असुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दूसरे चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देश में मानव संसाधन पर निवेश किया और उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है और वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं और वे कैसे धनी और विकसित बने। उन्होंने लोगों के विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया और उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया और इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की भी उसी से ये देश धनी और विकसित भी हुई। उन लोगों ने अपनी कुशलता से और प्रौद्योगिकी से अपने देश को विकसित भी किया था। उसके बाद पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप के हिसाब से देखें तो
विलास और शकल की तरह शकल की तरह लोग विभिन्न कार्यकलापों में संलग्न है। और हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और शकल को एक फॉर्म में नौकरी मिल गई थी। और उसके बाद विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी फार्म और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में भी निर्माण शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि ये सब शामिल है। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है और ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं में 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं होते हैं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है और इसमें सरकारी सेवाओं सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। और गैर बाजार क्रियाओं में अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है और इसमें प्राथमिक उत्पादकों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अंचल संपत्ति का स्वलेखा उत्पादन क्रियाएं शामिल है। जैसे क्रियाकलाप से एक हिसाब से दिया गया है कि अपने निवेश क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाए और वहां जाकर कुछ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में पता कर सकते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवारों में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज करती हुई दिखाई देती है और पुरुष खेती में एक काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना पकाती है और बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेती में काम करते हैं और उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता और उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। और उसके बाद विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जबकि वह श्रम बाजार में प्रवेश करती है और उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है, उनकी योग्यता। उसके बाद शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं और अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है और अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है और तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है जिसमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सेवाओं के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। और अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। और उसके बाद जनसंख्या की गुणता के बारे में देखें। जनसंख्या की गुणता, साक्षरता दर, जनसंख्या की गुणता, साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वस्थ और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश में समृद्धि दर निर्धारित करती है और साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है। शिक्षा में देखें तो अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद में वर्षों के अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। और हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था और उसी के लिए नए क्षितिज खोले और नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित भी किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी
शिक्षा का योगदान है और यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ाती है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुँच है और सार्वजनिक पहुँच धारण और गुणवत्ता प्रदान करने की प्रावधान किया जाता है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जाता है और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 150 करोड़ यानी 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020 से 2021 में 99,300 करोड़ रुपए हो गए। और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से 52 में 0.64% से बढ़कर 2019 से 20 में 3.1% यानी ये बजटीय अनुमान है उसमें उतना हो गया। उसके बाद इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2020 से 2021 में घटकर 2.8% बताया गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2018 में 85% हो गया। अब साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर भी पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है जबकि बिहार में 62% है। और वर्ष 2019 से 2020 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 7,78,842 लाख से भी अधिक गाँवों में फैली हुई है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर में कमजोर कर दिया है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्यों व स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटे शिविर प्रारंभ किए गए और कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने और बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। और इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। और 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की वर्ग के नामांकन में 27% तक की वृद्धि 2018 में रही और यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता और राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने का पर केंद्रित है। और प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। और पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षक स्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2019-2020 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि हुई है और छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती के भी सानिध्य दिया गया है। जैसे कि वर्ष 1950 से 51 में विद्यालयों की संख्या 450 थी और उसके बाद विश्वविद्यालय की संख्या 30 थी। विद्यार्थी की संख्या थी 2,63,000। उसके बाद शिक्षक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में थे 24,000 थे। उसके बाद 2019 से 2020 में विद्यालयों की संख्या हो गई 44,374 हो गई। और महाविद्यालय उसके बाद विश्वविद्यालयों की संख्या हो गई 1236। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या थी
3,82,82,7 और 75,207 हो गए। उसके बाद शिक्षक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में हो गए 12,07,204 हो गए थे। उसके बाद स्वास्थ्य पर देखें तो फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। और क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएंगे? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसमें अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और ऐसे कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होंगे। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता कार्य है। और हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, पारिवारिक कल्याण और पौष्टिक सेवा तक की इनकी पहुंच को बेहतर करना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विशिष्ट स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। और जिससे कुछ स्रोत के हिसाब से कि इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में 69.4 वर्ष अधिक हो गई। और शिशु मृत्यु दर में 1951 में 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई। और इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.0 हो गया 2018 में। उसके बाद मृत्यु दर हो गया था 6.2 2018 में आ गई थी। और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। और आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन को उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। और शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने में शिशु मृत्यु दर घटती है। उसके बाद भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिसमें से मौलिक सुविधाएं भी हैं, वो सुविधाएं भी नहीं है। और भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज हैं, जहां 313 डेंटल कॉलेज है। और केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों में से अधिक मेडिकल कॉलेज। उसके बाद बेरोजगारी के बारे में देखें तो शकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपनी पति बूटा की मदद करती थी। और शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। और शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं होती है। वरना ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम पर जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनको उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होती है। शकल के भाई और बहन इस आयु के वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने के इच्छुक नहीं है, उससे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिसके यद्यपि इससे कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति के अंदर है। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी है और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी भी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं और कुछ उसके बाद कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। और वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं और जब बुआई, कटाई, उसके बाद निराई और गराई होती है। कुछ विशेष महीने में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं और उनके पास भूखंड होते हैं जहां उन्हें काम मिलता है।
ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परियोजना में होती है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें 8 लोग लगे रहते हैं और इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये 3 इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं, और इस तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई भी कमी नहीं आएगी। और खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। उसके बाद शहरी क्षेत्रों के मामलों में शिक्षित बेरोजगार एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है और एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यकता तकनीकी कौशल की कमी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताश की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक है और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। और उसके बाद बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उससे के स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली में अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी होती है और उन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। और उसके बाद सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों की ही जाती है और वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं और लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी एक काम से जुड़ना चाहते हैं और चाहे उससे किसी भी कोई भी कमाई हो और अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर सकते हैं। उसके बाद इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है और इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गाँवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपर्युक्त 3 क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है और पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है और कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में चला गया है और तृतीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोष है और तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि शहरी की विभिन्न नई सेवाएं सामने आ जाती है। उसके बाद आइए अब हम जानने के लिए एक कहानी पढ़े, कैसे लोग अपने गांव को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाते थे। देखते हैं एक गांव की कहानी के हिसाब से। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार थे और प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था, मानी कृषि
इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी लेते थे, मैंने फसल उपजा लेते थे, और परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनने और अपने बच्चों को पढ़ाने और इस तरह प्रत्येक परिवार की आवश्यकता स्वयं में पूरी कर लेते थे। और इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटी को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिला और कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर ली और गाँव वापस लौट के आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया और जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। और गांव के उस परिवार ने अपनी अतिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी और उन्हें इससे अच्छा लाभ भी हुआ, जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। और इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की और वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। और उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोली और निकट के कस्बों में एक शिक्षक की नियुक्ति भी की गई और इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी और क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनने चाहते थे और इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। और इसका एक और सकारात्मक प्रभाव भी हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने लगने वाले समय अब बचने लगे थे और किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे और इसलिए उपज बढ़ गई और यह समृद्धि का प्रारंभ है। और किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच देते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। और समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ से किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, उसके बाद एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। और यह एक साधारण गांव की कहानी थी और जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने इसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित किया। सारांश में देखिए इस पुस्तक के, तो आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के सामान आगते किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के किसी परिसंपत्ति में बनाने में सहायता करती है। और इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाकलापों के विषय में हमने चर्चा की। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः अध्याय एक गाँव की कहानी के साथ समाप्त होती है और इसमें पहले कोई बेरोजगार नहीं था पर बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध हो वहाँ उस गांव में रोजगार नहीं था और बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर भी प्राप्त हो गए जो अभी हमने कहानी के हिसाब से पढ़ा।